अकाउंटेबल थी इस चीज के लिए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इन द फ्यूचर टाइम्स क्या होगी या क्या होनी चाहिए। Next, I think the topic we studied was the problems of India in making its foreign policy. अब ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स पर हमने डिस्कशन ले लिया। आफ्टर स्टडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, देन वी डिस्कस व्हाट वर द प्रॉब्लम्स एक्चुअली विद इंडिया इन मेकिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी। एक्चुअली में इंडिया जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को तैयार कर रहा था कि हमें इस फॉरेन पॉलिसी से आगे चलना है, टू लिव विद द रिलेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस पर भी आई थिंक मैंने आपको बताया था। लाइक इंडिया प्रॉब्लम्स क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया वाज अ डेवलपिंग स्टेट। सेकंड, इंडिया वाज नॉट एनफ विद द रिसोर्सेज टू एडवोकेट टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो आई थिंक इस तरह की हमने चीजें डिस्कस कर ली थी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी अबव, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी अबव, वी विल मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज दैट नेक्स्ट टॉपिक? Factors affecting the focus in making the foreign policy of developed nations like India were. अब now you can straight away say to me कि सर आपने जो अभी लास्ट पॉइंट हमें समझाया, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया इन प्रिपेयरिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, उसमें आपने फर्स्ट पॉइंट बोला था इंडिया वाज अ डेवलपिंग स्टेट। तो मैं आपसे कहूंगा यस, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू दैट इंडिया वाज अ डेवलपिंग स्टेट। तो आप मुझे ये फिर आप कहेंगे ठीक है सर, बिफोर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिया सिंगुलरली, हम इंडिया के बारे में सिंगुलर अप्रोच से बात कर रहे थे बिकॉज वी आर इंडियन। नाउ आई थिंक आप इंडिया को एक डेवलपिंग स्टेट बोलकर ये हमें प्रूव किया है कि यानी कि लाइक इंडिया, द अदर डेवलपिंग नेशंस मस्ट आल्सो बी फेसिंग सम कॉमन प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग देयर फॉरेन पॉलिसी लाइक इंडिया। तो मैं कहूंगा ऑब्वियसली। तो फिर आप कहोगे सर पहले आप उन फैक्टर्स को डिस्कशन में ले लें जो सभी डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी को बनाने के फोकस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी। So common factors affecting the focus in making the foreign policy of developing nations like India were peace and development in the neighborhood। देखिए क्या होता है, कोई हमारे जैसा देश, भारत जैसा देश जो डेवलपिंग, जो प्रगति करने वाला देश है, जो प्रोग्रेसिव कंट्री है और जो टाइम टू टाइम प्रोग्रेस करते ही रहना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले इंडिया चाहेगा कि भाई हमारे जो नेबर्स हैं वो तमीज के हों और साथ में डेवलपमेंट के फेवर करने वाले हों, प्लस शांति रखने वाले हों। यानी कि ऑब्वियसली द डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक इट्स फॉरेन पॉलिसी, टू पिन पॉइंट इट्स फोकस ऑन द फॉरेन पॉलिसी, India will be demanding, or the other developing nations like India will be in a demand that there should be peace and there should be development in the neighborhood। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं हमारे पड़ोस में कितने अच्छे दोस्त रहते हैं हमारे। मुझे लगता है जिस तरह के पड़ोसी हमें मिले हैं दुनिया में शायद इतने सुंदर, इतने हसीन पड़ोसी किसी को मिले ही नहीं है। ठीक है ना? पाकिस्तान हमें मिला है, चाइना हमें मिला है, तो इतने अच्छे अच्छे दोस्त हमें मिले हैं, इतने अच्छे दोस्त तो किसी को ही नहीं मिले। So this is the first factor which affects all the developing nations like India when any developing nation like India construct its foreign policy। First is कि भैया आपके नेबरहुड में शांति हो और वो डेवलपमेंट को पसंद करने वाले लोग हो। और हमारे साइड में जो पड़ोसी है उसको डेवलपमेंट की स्पेलिंग नहीं पता, लाइक पाकिस्तान। और एक को डेवलपमेंट का मतलब पता है तो वो दूसरे का डेवलपमेंट चाहता नहीं, सिर्फ अपना डेवलपमेंट चाहता है, दैट इज चाइना। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन मोर पावरफुल स्टेट। साथ में डेवलपिंग नेशंस के लिए दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता है जब वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं, उसको बनाते वक्त दूसरी बात जो उनके दिमाग में रहती है वो क्या रहती है कि भाई वी आर डेवलपिंग, हम इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अभी नहीं है, वी आर जस्ट डेवलपिंग, वी आर जस्ट एंडोर्सर्स ऑफ डेवलपमेंट, हम अभी डेवलप्ड हुए नहीं। तो इसीलिए हमें इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा पावरफुल स्टेट्स लाइक डेवलप्ड स्टेट्स पर, इंडस्ट्रियल नेशंस पर, लाइक यूएस, लाइक यूरोप, लाइक जो भी है सदर्न अमेरिकन कंट्रीज, कुछ ऐसी। तो ये डेवलपिंग नेशंस का सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं कि भैया एक तो नेबरहुड में, हमारे नेबरहुड में पीस डेवलपमेंट हो, साथ में इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डिपेंडेंस के लिए हमें बड़ी स्टेट्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को तैयार करते हैं। आप कहोगे ठीक है सर, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स व्हिच यू गेव अस जस्ट नाउ,
अब उन्हीं फैक्ट्स का थोड़ा सा चेक एंड वेरीफाई कर लेते हैं, यानी कि सर लेट्स वेरीफाई द फैक्ट्स व्हिच यू गिव अस। देख लेते हैं, फैक्ट चेक पे आते हैं। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर many developing nations chose to support their foreign policy as incompatibility to that of the powerful nations who were giving them aid or credit। देखिए क्या होता है एक्चुअली, किसी भी चीज पर जब कोई पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो वो तब बनता है जब ज्यादातर लोग उस चीज को सही मान लेते हैं, तब पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। तो ऑब्वियसली यहां भी ऊपर जो बोला जा रहा है कि डेवलपिंग नेशंस को अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते वक्त इस चीज को कंसीडर करना पड़ता था that they will have to be economically and security dependent on more powerful states, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में डेवलप्ड स्टेट्स और तीसरी लैंग्वेज में इंडस्ट्रियल स्टेट्स। तो इसका मतलब फैक्ट चेक में आके हमें क्या पता चल रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ इन 1945, तो उसके बाद कई डेवलपिंग नेशंस, यानी कि मैनी डेवलपिंग नेशंस मोस्टली इन एशिया एंड अफ्रीका विच वर कॉलोनियल नेशंस, वो आजाद हुए। और जब वो आजाद हुए तो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए उस फॉरेन पॉलिसी को कंपैटिबल बिठाने की कोशिश की। कैसे? पावरफुल नेशंस के साथ। यानी कि अभी जिनसे आप आजाद हुए हैं, जिनकी गुलामी से, आप अपनी आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी उन्हीं पावरफुल नेशंस को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। आप कहोगे सर मतलब जो गुलाम बनाकर छोड़े थे उनकी बात कर रहे हैं आप, या ऑल द पावरफुल नेशंस यू आर टॉकिंग अबाउट? सिंपल फंडा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सभी डेवलप्ड नेशंस की हालत खराब हो गई, और हालत खराब हो गई तो ऑब्वियसली उनके पास रिसोर्सेज अपने आप को मेंटेन करने के लिए कम पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने कॉलोनियल कंट्रीज को इंडिपेंडेंस देनी स्टार्ट कर दी। मगर उनका मोह इतना था अपनी कॉलोनी कंट्रीज से कि वो उनको इकोनॉमिकली नहीं छोड़ना चाह रहे थे, उनकी रिसोर्सेज को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या है, उन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस नाम की तो दे दी, फिजिकल इंडिपेंडेंस दे प्रोवाइडेड देम टू देयर कॉलोनियल नेशंस, बट आफ्टर दैट उन्हीं पावरफुल नेशंस ने उन्हीं कॉलोनियल नेशंस को, जो कॉलोनियल थे और जो अब इंडिपेंडेंट हो गए थे, उनको एड देनी शुरू कर दी, उनको मदद देनी शुरू कर दी, या उनको मैं सही बताऊं आपको तो हेल्प की, आप कह सकते हैं कि ऑफर दे दिया। एंड एज अ रिजल्ट वो कॉलोनियल नेशंस, जो पावरफुल नेशंस उनको हेल्प और एड देने के लिए ऑफर करते, बेटर ऑफर जिसका आता, अपनी फॉरेन पॉलिसी में उस कंट्री के हिसाब से नॉर्म्स को ऐड कर दिया करते। ये हालत हो गई। तो आप सोच सकते हैं, बिकॉज डेवलपिंग नेशंस थे, अभी अभी आजादी मिली थी, नया नया मुल्ला था, अल्लाह अल्लाह बहुत बोल रहा था, तो उनको पता नहीं था भाई हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन दीज कंट्रीज फॉर आवर इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड फॉर आवर पॉलिटिकल सिक्योरिटी। देयरफॉर बेहतर हमारे लिए यही होगा कि जो देश हमारी मदद कर रहे हैं, हम उनकी मदद के बदले में फॉरेन पॉलिसी उनसे जोड़ कर रखें। So as a result, developing nations after the Second World War started constructing their foreign policies according to the powerful nations who were aiding, who were crediting help to them. रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि दुनिया जो है दो टुकड़ों में फट गई, दो टुकड़ों में चिर गई, दो टुकड़ों में टूट गई। एक टुकड़ा कौन सा बना? जिस टुकड़े का लीडर कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाई मेंबर्स। एंड हु वर द एलाई मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? कंप्लीट यूरोप, जिनको हम वेस्टर्न एलाइज बोल सकते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता था। तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्टर्न एलाइज का एक ग्रुप बना, यानी कि इन्होंने जो है डेवलपिंग नेशंस का एक टुकड़ा इन्होंने ले लिया। सेकंड जो टुकड़ा बना वो बना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर, द सोवियत यूनियन, द यूनियन ऑफ 21 स्टेट्स एट दैट टाइम। अब तो वो टूटकर अलग हो गए हैं सारे, रशिया उनमें से एक सबसे बड़ा पार्ट अलग हुआ है, बाकी 18 पार्ट्स डिफरेंट हो गए। उस वक्त ये सेकंड आइडियोलॉजी बनी थी, या फिर मैं कह लूं सेकंड पार्ट बना था, जिसमें दुनिया डिवाइड हो गई थी। दुनिया के दो कैंप्स में डिवाइड हुई, एक कैंप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस एंड वेस्टर्न एलाइज आया, दूसरा कैंप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवियत यूनियन आया। Note, when the Cold War led the world divided into two camps, India achieved its freedom then only. अब देखिए, ये जो ऊपर के जितने भी इक्वेशंस आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इक्वेशंस इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बनने शुरू हो गए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कैंप्स डिवाइड होते होते 1.5 से 2 साल लगा, और जैसे ही दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड हुई, जैसे ही कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ, इधर इंडिया को इंडिपेंडेंस इन 1947 मिल गई।
obviously when India achieved its freedom at the point of time when the Cold War era started in the world, तो इंडिया के सामने इंटरनेशनल सिचुएशन बिल्कुल नई खड़ी हो गई थी आके, जो शायद 2 साल पहले कुछ और होती, लेकिन उसी वक्त इंडिपेंडेंस मिलना, उसी वक्त ये सिचुएशन सामने होना, तो ऑब्वियसली अफेक्ट तो पड़ेगा। जिसके बाद इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन अंडर प्रोसेस में लेना स्टार्ट किया, जो शायद हम लास्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, द क्वेश्चन टू राइज इज दैट डिड इंडिया बिकम पार्ट ऑफ एनी दीज टू कैंप्स और नॉट? क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सर आप हमें बता रहे हैं ठीक है 1945 के बाद ये हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, दुनिया 2 टुकड़ों में बट गई, दुनिया कोल्ड वॉर आ गया, दुनिया में सब एक दूसरे से बिना हथियार के लड़ने लग गए, ठीक है, 2 कैंप्स में दुनिया बट गई, ठीक है। उसी वक्त आप बता रहे हैं इंडिया को भी इंडिपेंडेंस मिल गई, ठीक है। तो आप ये बताइए इंडिया किस कैंप का हिस्सा बना? I think regarding this question also we have taken the answer in the previous context, but still we will revise it. इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो पिछले चैप्टर में हम ले चुके हैं पार्शियली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वही आंसर अब हम पॉलिटिकली लेंगे इस चैप्टर में। Obviously, the decision which was being taken by India economically after the Second World War, politically भी वही होगा। तो let's see. ऊपर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द क्वेश्चन इज टू राइज इज दैट डिड इंडिया बिकम पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज टू कैंप्स और नॉट? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इनटू दिस पॉइंट, ये टॉपिक जो है इसमें पूरा आंसर है इस क्वेश्चन का। द टॉपिक इज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आदमी आज जो करता है उसके आज का किया हुआ उसके पास्ट से जुड़ा होता है। Simple. यानी कि इट इज वेरी सिंपल, what a person acts, how a person acts, why a person acts in the present situation is directly due to the past. उसके पास्ट में क्या हुआ, उसके पास्ट के रेफरेंसेस रिफ्लेक्ट करके प्रेजेंट बनाते हैं आपका। यानी कि सिंपल भाषा में आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो ऑब्वियसली जब पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट आप बना रहे हैं तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिपेंडेंस के पहले के इंडिया को भूल जाएं, क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले के इंडिया को भूल के आप इंडिपेंडेंस के बाद के इंडिया को नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। इसीलिए अगेन आई वुड रादर से while constructing the policy of non-alignment, firstly we will try to understand the legacy of India before this policy of non-alignment came into structure. पहला पॉइंट, it was a part of worldwide struggle against colonialism and imperialism, therefore influenced the liberation movements of many other Asian and African countries too. First of all, we will try to understand what was actually this policy of non-alignment. Actually, ये एक ऐसा मूवमेंट था या एक ऐसी पॉलिसी थी जिस पॉलिसी के बेसिस पर एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल छेड़नी थी, किनको? कुछ नेशंस को। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म एंड अगेंस्ट द इंपेरियलिज्म। यानी कि अगेंस्ट दोज कॉलोनियल पावर्स या अगेंस्ट दोज इंपेरियलिस्ट पावर्स या अगेंस्ट दोज इंडस्ट्रियल पावर्स who were the colonizers before the independence of India. India made a target that we should create a worldwide struggle against them to be not part of them again. और इसी वजह से this policy of non-alignment आप कह सकते हैं caught the influence of many countries, especially of Asia and Africa, because there were many countries in Asia and Africa at that point where liberation movements were going on or they got their independence. यानी कि कुछ countries independent हो चुकी थी, कुछ को मिली थी और कहीं पर liberation movements चल रहे थे. Therefore, due to which most of the Asian and most of the African countries supported this policy, as in their eye, in their vision, this policy was actually a vision of worldwide struggle against those colonial and imperialist nations which demonetized complete developing nations world through their imperialism and through their colonized power. जिन्होंने इतने सालों तक कॉलोनाइज करके पूरी दुनिया को गुलाम बना के रखा था,
पूरी दुनिया को इकोनॉमिकल स्लेव बना के रखा था, उन सब देशों के खिलाफ एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को लगा दैट दिस पॉलिसी विल क्रिएट अ वर्ल्ड लेवल वाइड स्ट्रगल। देयरफॉर वो इस पॉलिसी के सपोर्ट में आ गए। और इस पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी? इंडिया वाज द लीडिंग कंट्री ऑफ इट। सेकंड पॉइंट, therefore many leaders of India were connected to the leaders of other colonies too, due to being common in the struggle against colonialism and imperialism. एक बात बताइए आप, इंडिया मेड मतलब इंडिया प्रपोज सम पॉलिसी, वो भी ऐसी पॉलिसी विच वर डिफरेंट फ्रॉम अदर टू पॉलिसीज विच वर रनिंग इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू कोल्ड वॉर। इंडिया ने एक तीसरी पॉलिसी बनाई और उस तीसरी पॉलिसी को लोगों ने पकड़ भी लिया। तो ये इतना इजी तो नहीं है, इसके कुछ कारण होते हैं। जैसे कि क्या कारण? Obviously, first of all, the nature of struggle in India and those nations was nearby similar. Because I told you just in above point that in most of the Asian and African countries, liberation movements similar थे. Liberation movements to fight for freedom चले थे, कहीं चलकर खत्म हो गए थे और इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, और कहीं चल रहे थे। And nature of those liberation movements was quite similar in most of the African nations and most of the Asian nations. इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जो अफ्रीका के रेवोल्यूशनरीज थे, अफ्रीका के जो है नेशनलिस्ट थे, एशिया के नेशनलिस्ट थे, एशिया के डिफरेंट कंट्रीज के नेशनलिस्ट अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज के नेशनलिस्ट से क्या थे? एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे। यानी कि सिंपल, मैनी लीडर्स ऑफ इंडिया वर कनेक्टेड टू द लीडर्स ऑफ अदर कॉलोनीज ऑफ एशिया एंड अदर कॉलोनीज ऑफ अफ्रीका टू, बाय due to the nature of the struggle in India, which was common to that of struggle running or going out in different countries, either of Asia as colonies or either of Africa as colonies, against colonialism and imperialism. आप कहोगे सर एक आध रेफरेंस दीजिए इस चीज का, ले लीजिए आप रेफरेंस। फर्स्ट रेफरेंस इज एग्जांपल INA, द इंडियन नेशनल आर्मी। आपको पता चलेगा इससे कि माना हमने कि हमने अपनी आजादी के लिए सब देश स्ट्रगल लड़ रहे, लेकिन आपको यहाँ ये भी पता चलेगा कि सब देश एक दूसरे से जुड़कर भी लड़ रहे थे। सबका दर्द एक जैसा था, इसलिए सब एक दूसरे का साथ भी दे रहे थे, आइदर सोलफुली और फिजिकली। उसका एक रेफरेंस ये है, एग्जाम्पल INA, द इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाया था। ये एक बहुत बड़ा रेफरेंस है। और ये आर्मी इंडियंस की नहीं थी, ये आर्मी इंडियन प्रिजनर्स की थी। और ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूं, ये इंडियन प्रिजनर्स कौन सी कंट्री के थे? नोट, therefore the combination of domestic and external factors can be clearly seen in the foreign policy of India. अब आप समझ सकते हैं, therefore now you can easily perceive and perceive that when India must have been constructed its foreign policy, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बोथ इंटरनल फैक्टर्स विद इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अलोंग विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि इंटरनेशनल सिनेरियो, यानी कि इंटरनेशनल सिचुएशन आउटसाइड इंडिया, इन दोनों चीजों को काउंट किया गया होगा जब इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई होगी। और ये हुआ। यस, at the time of conceivation of Indian foreign policy, yes, the foreign policy of India, both domestic factors and international यानी कि external factors were taken into account, जो कि आपको दिखेंगे भी जब आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ेंगे। सिंपल। So I think the topic for today is completely over.